नमस्कार, रात्रि के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आपके सामने न्यूज बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। आज के इन समाचारों में हम बात करेंगे माधवीपुरी बुश के ऊपर, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद लगातार फंसती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों की जिनको पहचान कर वापस किए जाने की कार्यवाही असम सरकार ने चालू कर दी है, भारत सरकार ने चालू कर दी है, उसके ऊपर। और साथ में बात करेंगे राहुल गांधी गैंगमैनों के साथ मिले, जो रेल की पटरियों पर कार्य करते हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, लेकिन इन सबसे पहले बात करते हैं आज के प्रमुख समाचारों की। एनकाउंटर में 25 लाख का इनामी नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा बीजापुर जिले की सरहद पर मंगलवार को जवानों ने 9 माओवादियों को ढेर किया है। इनमें एक 25 लाख रुपए का खूंखार इनामी DKSZC भी शामिल है। बताया जा रहा है कि बस्तर में पहली बार कोई DKSZC कैडर का नक्सली मारा गया है। घाटी में कांग्रेस का चुनावी प्रचार शुरू। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का बुधवार से स्टार प्रचार शुरू हो गया। पार्टी ने पहले चरण में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को उतारा है। राहुल बुधवार को प्रदेश के 2 पूर्व अध्यक्षों के समर्थन में संगलदान रामबन में रैली को संबोधित किया। इसके बाद अनंतनाग के डूरू में रैली को संबोधित किया। ब्रुनाई से भारत के हुए द्विपक्षीय समझौते। ब्रुनाई की राजधानी बांदर सेरी बेगावान और भारत के चेन्नई के बीच सीधी विमान सेवा शुरू होगी। यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनाई यात्रा के दौरान किया गया है। सीधी विमान सेवा के अलावा दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष और लोगों के बीच संबंध के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। उत्तर कोरिया 30 अधिकारियों को फांसी पर लटकाया। बाढ़ ने चागान प्रांत के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया। इसमें 4000 से ज्यादा उत्तर कोरियाई लोग मारे गए थे। तानाशाह किम जोंग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। इस दौरान बाढ़ की भयावहता को देखकर वह क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत बाढ़ में लापरवाही बरतने के आरोप में 30 अधिकारियों को फांसी पर लटकवा दिया। भारत के पदकों की संख्या 21 पहुंची। भारतीय पैरालंपिक्स खेलों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अभी तक भारत के पास कुल 21 पदक हैं, जिनमें 3 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। इसी के साथ भारत पदक तालिका में 19वें स्थान पर काबिज है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। अब हम बात करते हैं एक ऐसे ज्वलंत विषय की जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच इस समय फंसती जा रही है। उनका जेल जाना धीमे धीमे तय है, अगर कांग्रेस जो बात कह रही है उसको सच मान लिया जाए तो। इसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, आइए लेकर चलते हैं आपको उस रिपोर्ट की तरफ। हमने कल एक खुलासा किया था, वी डन एन एक्सपोजे यस्टरडे, और हमने 3 लोगों से सवाल पूछे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे थे, सेबी की चेयरपर्सन से सवाल पूछे थे, और ICICI बैंक से सवाल पूछे थे। इनमें से कौन मोहरा है और कौन खिलाड़ी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक मोहरे का जवाब आया, ICICI का जवाब आया। उस बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि उस जवाब से और सवाल खड़े हो जाते हैं। उस जवाब ने हमारा काफी काम आसान कर दिया। इस पूरे घोटाले का एक परत और खुली इस जवाब से। दे हैव हेल्प्ड अस इन अनलेयरिंग दिस एक्सपोजे इवन फर्दर। तो ICICI कहता है कि माधवी बुच जी को जो उनका कार्यकाल था ICICI में, उसका रिटायरल बेनिफिट मिला, तनख्वाह नहीं थी। ये सेवानिवृत्ति के पश्चात जो उनको पैसा देना था वो था। अब मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो टेबल खोलें, क्योंकि वो टेबल बहुत कुछ बताता है। इसको थोड़ा आपको दिख रहा है ये टेबल अच्छी तरह? नहीं, यहां से पीछे दिख ही रहा। तो आप देखेंगे कि माधवी बुच जी ICICI से रिटायर हुई और उस वक्त उनको कुछ ग्रेच्युटी मिली। टेबल में आप देखिए 71,90,000 2013-14 में उनको ग्रेच्युटी मिली। उसके आगे लिखा हुआ है अलाउंस ग्रेच्युटी फंड।
2014-15 में 5,36,08,825 रुपए, ये हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये रिटायरमेंट कम्यूटेड जो पेंशन है ये उनको मिल गई, चलिए मान लिया। उसके बाद मुझे एक बात बताइए कि किसी भी व्यक्ति को रिटायरमेंट के पश्चात हर साल पेंशन का अमाउंट बदलता रहता है क्या? बीच में बंद हो जाता है क्या और फिर से शुरू हो जाता है क्या? कभी हुआ ऐसा? मैं बताता हूं कैसे हुआ। यहां अगर 2014-15 में सब सेटलमेंट हो गई आईसीआईसीआई की और माधवी बुच जी की, और 2015-16 में उस टेबल में आप देखिए कि उनको वहां से कुछ नहीं मिला, नो सैलरी लिखा हुआ है, तो फिर 2016-17 में फिर से क्यों मिलनी शुरू हो गई? ये ऐसी कौन सी पेंशन है? सेटलमेंट हो गया, 5 करोड़ के लगभग आपने दे दिया, ग्रेच्युटी आपने दे दी, फिर आपने देना बंद कर दिया, लेकिन 16-17 में फिर से शुरू कर दिया। यह बड़ी चमत्कारिक पेंशन है, फिर से मिल गई। ना केवल इतना, अब मैं आपको इस टेबल पे फिर से देखने को कहूंगा। इस टेबल में आपको 2007 से लेकर और 2013-14 जब तक वो आईसीआईसीआई में थी, उनकी तनख्वाह दिखाता हूं। एवरेज अगर आप इसकी निकालेंगे, इफ यू टेक आउट द एवरेज सैलरी, एनुअल सैलरी ऑफ माधवी पी बुच जी when she was in the ICICI between 2007-8 and 2013-14, the average comes out to be 130 lakhs, 1 crore 30 lakhs, 1 करोड़ 30 लाख। और पेंशन का एवरेज कितना है साल का? 2 करोड़ 77 लाख। कौन सी ऐसी नौकरी है जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा है, डबल से ज्यादा? ये तो हमें मालूम ही नहीं था। ये तो कल आईसीआईसीआई के जवाब जब आए तो रिसर्च की, पेंशन से ज्यादा तनख्वाह होती है, हमने बचपन से सुना था। तनख्वाह से ज्यादा पेंशन न्यू इंडिया में आने लग गई। कुछ लोगों को मिलती है, उसके लिए आपको मोहरा बनना पड़ता है, उसके लिए आपको प्यादा बनना पड़ता है। हम इस बात का जवाब, आईसीआईसीआई से हमें कोई गुरेज नहीं है, वो दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि माधवी पी बुच जी ये टेबल देखेंगी और जवाब देंगी कि ये 16-17 को फिर से पेंशन क्यों मिलनी शुरू हो गई, तथाकथित पेंशन, द सो कॉल्ड पेंशन। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वही साल है जब वो सेबी में होल टाइम मेंबर बन गई थी। तो जब सेबी में होल टाइम मेंबर बन गई तो फिर से तथाकथित पेंशन मिलनी शुरू हो गई। और पेंशन कितनी? 2 करोड़ 77 लाख औसत एवरी ईयर। तनख्वाह कितनी थी? मैं फिर से दोहराता हूं, 1 करोड़ 30 लाख सालाना औसत तनख्वाह 2007-8 से लेकर और 2014-15 तक। ऐसी नौकरी हम सबको भी मिलनी चाहिए जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा। भारत के वित्तीय और कॉरपोरेट जगत में हाल के दिनों में एक बड़े विवाद ने जन्म लिया है, जिसका केंद्र भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की प्रमुख माधवी पुरी बुच बनी हुई हैं। उन पर आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक के साथ धन के संदिग्ध लेन देन में वे संलिप्त रही हैं। इस प्रकरण ने न केवल बुच की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है, बल्कि अडानी समूह और सेबी के बीच के संबंधों को लेकर भी नए सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में बुच के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनके आधार पर वे अब कानूनी पचड़े में फंसती जा रही हैं। यदि कांग्रेस के दावे सत्य सिद्ध होते हैं तो माधवी पुरी बुच का जेल जाना लगभग तय माना जा रहा है। माधवी पुरी बुच का सेबी प्रमुख के पद पर आसीन होना एक महत्वपूर्ण घटना थी। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं और उन्हें एक सख्त और कुशल अधिकारी के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन हाल ही में आए विवादों ने उनके कार्यकाल पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में कैसे एक व्यक्ति जो अपनी काबिलियत के लिए जाना जाता हो, इस प्रकार के गंभीर आरोपों में फंस सकता है।
इस संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि भारतीय कॉरपोरेट जगत में धन के लेन देन और वित्तीय प्रबंधन को लेकर हमेशा से विवाद और आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। वित्तीय संस्थाओं और प्रमुख उद्योगपतियों के बीच के संबंध अक्सर पारदर्शिता के मुद्दे पर सवाल उठाते हैं। ऐसे में यदि किसी उच्च पदस्थ अधिकारी पर इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो यह स्वाभाविक है कि उन पर शंका की छाया पड़ती है। बुच के खिलाफ लगाए गए आरोप यही संकेत देते हैं कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में गहरे बैठे भ्रष्टाचार और संदिग्ध लेन देन की जड़ें कितनी मजबूत हैं। आईसीआईसीआई बैंक के साथ उनका जुड़ाव और अडानी समूह के साथ उनका नाम जुड़ना इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय कॉरपोरेट जगत में किस प्रकार के संदिग्ध संबंध पनपते रहे हैं। ऐसे संबंध जो निजी स्वार्थों के लिए बनाए गए हों, देश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इस मामले में आग में घी का काम किया है। इस रिपोर्ट में अडानी समूह और बुच के संबंधों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें यह संकेत दिए गए हैं कि उनके बीच धन के लेन देन में पारदर्शिता का अभाव था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि बुच ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अडानी समूह को विशेष लाभ पहुंचाया। यदि यह आरोप सत्य सिद्ध होते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय कॉरपोरेट जगत में भ्रष्टाचार कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए है। इस पूरे मामले में कांग्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने बुच के खिलाफ कड़े आरोप लगाए हैं और इसे एक बड़े घोटाले के रूप में प्रस्तुत किया है। कांग्रेस का दावा है कि यदि इन आरोपों की सही तरीके से जांच की जाए तो बुच का जेल जाना अवश्यंभावी है। कांग्रेस के इन दावों ने मामले को और भी गरमा दिया है और अब यह देखने लायक होगा कि न्यायालय और प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। माधवीपुरी बुच का ये विवादित सफर हमें यह भी याद दिलाता है कि किसी भी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के लिए पारदर्शिता और नैतिकता का पालन कितना महत्वपूर्ण होता है। भारतीय कॉरपोरेट और वित्तीय संस्थाओं में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां व्यक्तियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी स्वार्थों को तवज्जो दी। बुच के मामले में भी यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो यह दिखाएगा कि वे भी उसी प्रवृत्ति का हिस्सा बन चुकी हैं। यह मामला भारतीय वित्तीय संस्थाओं की संरचना और उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह स्पष्ट है कि केवल कानूनों और नियमों का पालन करने से ही किसी वित्तीय संस्थान की साख नहीं बचाई जा सकती। इसके लिए आवश्यक है कि उन नियमों का पालन सख्ती से किया जाए और यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उसे तुरंत और कठोर कार्रवाई के माध्यम से नियंत्रित किया जाए। अंततः माधवीपुरी बुच का यह विवाद भारतीय वित्तीय और कॉरपोरेट जगत के लिए एक बड़ा झटका है। इस प्रकरण ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति की साख केवल उसकी काबिलियत और कार्यकुशलता से नहीं, बल्कि उसके नैतिकता और पारदर्शिता के पालन से भी जुड़ी होती है। यदि बुच पर लगे आरोप सिद्ध होते हैं तो यह न केवल उनके करियर का अंत होगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि भारतीय वित्तीय संस्थाओं को अब और अधिक पारदर्शी और नैतिक रूप से मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपनी दूसरी रिपोर्ट की तरफ, जिसमें भारत के अंदर लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अनऑथराइज्ड घुसपैठ कर रहे थे उनकी पहचान कर वापस करने का कार्य चालू कर दिया गया है और उनके ऊपर लगातार निगरानी की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से डिटेन कर दिया जाए। इसके ऊपर एक रिपोर्ट देखिए जिसमें आपको रोते बिलखते बांग्लादेशी घुसपैठिए दिखाई देंगे। भारत के असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या एक गंभीर और जटिल मुद्दा है जो कई दशकों से भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रहा है। इन घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया के दौरान उनके परिवारजनों का रोते बिलखते हुए दिखाई देना मानवीय दृष्टिकोण से दुखद है, लेकिन यह समस्या की जड़ और इसके समाधान की अनिवार्यता को नकार नहीं सकता। बांग्लादेशी घुसपैठियों का असम में प्रवेश कई दशकों से हो रहा है। इसका आरंभ 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ, जब हजारों शरणार्थी युद्ध और अत्याचार से बचने के लिए भारत में प्रवेश कर गए।
उस समय यह एक अस्थायी और मानवीय सहायता के रूप में देखा गया, लेकिन बाद में यह एक बड़ी समस्या में तब्दील हो गया। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती गई और इसने स्थानीय जनसंख्या संतुलन और संसाधनों पर भारी दबाव डाला। ये घुसपैठिए अक्सर सीमावर्ती क्षेत्रों से भारत में प्रवेश करते हैं, जहां सीमा की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्रों में घने जंगल, नदियां और दुर्गम इलाके हैं, जिनका फायदा उठाकर ये लोग चोरी छिपे भारत में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा पर कई स्थानों पर बाढ़ और निगरानी की कमी है, जिससे घुसपैठियों के लिए भारत में आना आसान हो जाता है। सीमा पर तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियां भी इस समस्या को और बढ़ाती हैं। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या ने स्थानीय आबादी के साथ कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तनाव पैदा किए हैं। स्थानीय लोग जो पहले से ही सीमित संसाधनों और रोजगार के अवसरों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने को मजबूर हैं। इसके अलावा असम की जनसांख्यिकीय संरचना में भी बड़ा बदलाव देखा गया है, जिससे स्थानीय संस्कृति, भाषा और पहचान पर खतरा मंडराने लगा है। ये स्थिति अक्सर स्थानीय आबादी और घुसपैठियों के बीच टकराव का कारण बनती है। भारत सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए समय समय पर कदम उठाए हैं। असम समझौता, जो 1985 में हुआ था, इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इस समझौते के तहत उन सभी बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बात कही गई थी जो 1971 के बाद असम में अवैध रूप से बसे थे। इसके बावजूद विभिन्न कारणों से इस समझौते को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका और घुसपैठियों की समस्या बनी रही। हाल ही में असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसका उद्देश्य राज्य में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना था। NRC की सूची में जिन लोगों का नाम नहीं आया, उन्हें अवैध घुसपैठिया माना गया और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह एक कठिन और विवादास्पद प्रक्रिया रही, जिसने कई मानवीय और कानूनी सवाल खड़े किए। NRC प्रक्रिया के दौरान कई लोग जो वर्षों से असम में रह रहे थे, खुद को घुसपैठिया साबित होते देख निराश और हताश हुए। इन घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया में परिवारों का टूटना, बच्चों का अपने माता पिता से अलग होना और घर परिवार की सुरक्षा को लेकर उनका भय इस पूरी प्रक्रिया को और भी अधिक जटिल बनाता है। कई बार इस तरह की कार्रवाई के दौरान परिवारजनों का रोते बिलखते हुए देखा जाना एक सामान्य दृश्य बन जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि घुसपैठियों के लिए वापस भेजे जाने की ये प्रक्रिया केवल कानूनी और राजनीतिक नहीं, बल्कि एक गहरी मानवीय समस्या भी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या से निपटने के लिए केवल प्रशासनिक और कानूनी उपाय पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और तस्करी पर सख्त कार्रवाई और दोनों देशों के बीच एक बेहतर समन्वय शामिल है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि इस प्रक्रिया में मानवीय पहलुओं का ध्यान रखा जाए, ताकि निर्दोष और कमजोर वर्गों को किसी भी तरह की अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े। बांग्लादेशी घुसपैठियों का असम में आगमन और उनके परिवारों का वापस भेजे जाने पर होने वाला आघात हमें इस समस्या की गहराई और उसके संभावित परिणामों का एहसास कराता है। यह न केवल असम बल्कि पूरे देश के लिए एक चुनौती है, जिसे सुलझाने के लिए एक समग्र और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। जब तक इस समस्या का उचित समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक असम और भारत के अन्य हिस्सों में सामाजिक और आर्थिक असंतुलन बढ़ता रहेगा, जिससे न केवल स्थानीय जनसंख्या बल्कि पूरे देश के विकास और सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपनी उस रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें राहुल गांधी ने गैंग में जो व्यक्ति रेल की पटरियों पर कार्य करते हैं उनके साथ संवाद किया, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताया। इस बात के राजनीति में क्या मायने हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राहुल गांधी का हालिया कार्यकलाप और उनकी लोगों से मुलाकातें भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लेती हुई प्रतीत हो रही हैं।
बीते 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रेलवे लाइन के रखरखाव में कार्यरत उन कर्मचारियों से मुलाकात की जिन्हें साधारण भाषा में गैंगमैन कहा जाता है। इस मुलाकात के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। राहुल गांधी का लगातार उन लोगों से मिलना जो भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं, जैसे किसान, मोची, मजदूर, ड्राइवर और अब ये गैंगमैन, कई सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी का ये नया रूप विपक्षी दलों और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक गहरी चर्चा का विषय बन गया है। सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी का ये कदम किस दिशा में जा रहा है और इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या ये उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या इसके पीछे कोई अन्य कारण छिपा है? राहुल गांधी ने जिस तरह से हाल ही में समाज के निचले तबके के लोगों से संवाद बढ़ाया है, उसे कई राजनीतिक दल अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक पक्ष इसे उनके नए राजनीतिक अभियान का हिस्सा मानता है, जिसका उद्देश्य आम जनता के बीच अपनी पैठ बनाना और उनकी समस्याओं को सीधे तौर पर समझना है। इस अभियान के जरिए राहुल गांधी शायद यह संदेश देना चाहते हैं कि वह सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि एक आम नागरिक के रूप में भी उनके साथ खड़े हैं। दूसरी ओर कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस पार्टी की बदली हुई रणनीति के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस, जो लंबे समय से जनता के बीच अपनी साख को लेकर संघर्ष कर रही है, अब एक नए रूप में खुद को पेश करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का ये नया अवतार उसी का हिस्सा हो सकता है। इस रणनीति के तहत वह उन तबकों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो अब तक राजनीति से हाशिए पर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी अचानक इस बदलाव की ओर क्यों मुड़े हैं? इसके पीछे क्या कोई दीर्घकालिक योजना है या ये सिर्फ एक अस्थायी राजनीतिक कदम है? राहुल गांधी का ये कदम न केवल उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को चौंकाने वाला है, बल्कि उनके समर्थकों के बीच भी एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। उनके इस नए रूप ने कांग्रेस के पुराने समर्थकों को भी फिर से आकर्षित किया है, जो अब तक पार्टी से विमुख हो चुके थे। ये देखा गया है कि राहुल गांधी का समाज के निचले तबके से मिलने का ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे अन्य राजनीतिक दलों में एक नई चिंता की लहर दौड़ गई है। इस मुलाकात से अन्य राजनीतिक दल क्या अर्थ निकाल रहे हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कुछ दलों ने इसे राहुल गांधी की नौटंकी कहकर खारिज कर दिया, जबकि कुछ ने इसे कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना है। उनके अनुसार राहुल गांधी का यह नया रूप केवल जनता के बीच सहानुभूति बटोरने का एक प्रयास हो सकता है। लेकिन आलोचकों का एक अन्य दृष्टिकोण ये भी है कि राहुल गांधी का ये कदम न केवल राजनीतिक है, बल्कि ये भारतीय राजनीति में एक नई दिशा की शुरुआत भी कर सकता है। यदि ये रणनीति सफल होती है, तो ये भारतीय राजनीति का नया चेहरा बन सकता है, जहां नेता न केवल भाषणों से बल्कि अपने कामों से भी जनता से जुड़ते हैं। इस पूरे मामले का एक अन्य पहलू यह भी है कि राहुल गांधी का इस तरह से समाज के निचले तबके के लोगों से मिलना, उनके साथ समय बिताना और उनकी समस्याओं को सुनना भारतीय राजनीति में एक नई प्रवृत्ति को जन्म दे सकता है। अगर राहुल गांधी इस दिशा में सफल होते हैं, तो ये भारतीय राजनीति के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है, जहां नेता जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे और उनके समाधान की दिशा में कदम उठाएंगे। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी का ये नया रूप कितने समय तक बना रहता है और क्या वे इसे केवल चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनके भीतर वास्तव में समाज के निचले तले तबके के लिए एक सच्ची संवेदना है। आने वाले समय में ये स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी का ये कदम भारतीय राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा और क्या अन्य राजनीतिक दल भी इसी दिशा में बढ़ेंगे। राहुल गांधी का ये नया अवतार चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात निश्चित है कि उन्होंने इस पहल से भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। उनके इस कदम का परिणाम क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने समाज के निचले तबके के लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर राजनीतिक विश्लेषकों और अन्य दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज के समाचारों में केवल इतना ही।
कल रात्रि 8 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।